देखिए बात करेंगे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग पढ़ने के तरीके तो कई सारे होते हैं। देखिए अगर रीजनिंग को एक सीक्वेंस में पढ़ा जाए, एक क्रम में, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में पढ़ा जाए तो रीजनिंग हमारे लिए आसान हो जाती है। अच्छा, अब आप कहोगे कि कैसे भी पढ़े, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, ये मायने नहीं रखता। ये मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे चैप्टर होते हैं, रीजनिंग में होते हैं 30 से 40 टॉपिक होते हैं, 30 से 40 चैप्टर आपको मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग तो इसी में पागल हो जाते हैं कि 30 से 40 चैप्टर, कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है और एग्जाम में कौन सा आना है कौन सा नहीं आना है। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट ऐसा कि इतना कंफ्यूजिंग कर देगा ये आपको, 30 से 40 चैप्टर आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप उलझ के रह जाते हो उन 30-40 चैप्टर्स में। तो आप ऐसा करो कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ चैप्टर को आप क्लब करके पढ़िए। उससे आपके लिए रीजनिंग आसान भी हो जाएगी और प्रॉपर वे में आप पढ़ पाओगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि नंबर सीरीज आप पहले पढ़ो। नंबर सीरीज आप पहले पढ़ोगे, नंबर सीरीज के बाद आप अल्फाबेट सीरीज पढ़ोगे। जैसे मान लो आप अल्फाबेट सीरीज पढ़ रहे हो तो आप अल्फाबेट सीरीज के पहले कोई ऐसी चीज पढ़िए जो आपको अल्फाबेट सीरीज सीखने में हेल्प करे। जैसे आप अगर नंबर सीरीज पढ़ लेते हो तो नंबर सीरीज के थ्रू आप अल्फाबेट सीरीज सॉल्व करोगे। मेरे अनुसार, जैसे मैंने वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने नंबर सीरीज के थ्रू ही अल्फाबेट सीरीज सॉल्व कराई है। उसके बाद आप अल्फाबेट सीरीज के बाद आप ये 3 जो आप चैप्टर है इनमें से आप मैंने क्लब कर दिया। अब आप कोई सा भी चैप्टर उठा लो, आप अल्फाबेट नंबर सीरीज पढ़ने के बाद, अल्फाबेट सीरीज पढ़ने के बाद आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लो, आप क्लासिफिकेशंस पढ़ लो, आप एनालॉजी पढ़ लो। अच्छा, ऐसा क्यों करना है? देखिए अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, अल्फाबेट सीरीज में एक पैटर्न होता है। अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, अल्फाबेट सीरीज में क्या मिलेगा आपको, एक पैटर्न। आप वही पैटर्न ही आइडेंटिफाई करना होता है हमें अल्फाबेट सीरीज में। तो देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में भी कई जगह आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना रहता है। और सेम चीज में, किसमें, अल्फाबेट में ही। भाई अल्फाबेट सीरीज में भी आपको अल्फाबेट्स के में पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, आपको कोडिंग और डिकोडिंग में भी अल्फाबेट्स में ही आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। और कई जगह ऐसा क्लासिफिकेशन में भी, वर्गीकरण में भी, और कई जगह ऐसा एनालॉजी में भी होता है। तो ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना जब आपको आने लग जाएगा और आप ये सारे चैप्टर्स एक साथ में पढ़ोगे तो आपके लिए ये सारे के सारे चैप्टर आसान हो जाएंगे। ठीक, तो आप उलझोगे नहीं कि अरे कौन सा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग का है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है, कौन सा क्वेश्चन एनालॉजी का है, कौन सा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद आप अल्फाबेट टेस्ट पढ़ते हो। अल्फाबेट टेस्ट में आप कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें लेफ्ट और राइट का खेल होता है। अल्फाबेट तो हमने पढ़ लिया है, यहाँ पे अल्फाबेट्स के बारे में तो हमने सीख लिया। इसके बाद जब आप अल्फाबेट टेस्ट पढ़ोगे तो अल्फाबेट टेस्ट में कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको लेफ्ट और राइट, मतलब जो ऑर्डर्स हैं, ठीक है, ऑर्डर या रैंकिंग है वो आना चाहिए, क्योंकि उसमें अल्फाबेट का ही ऑर्डर और रैंकिंग पूछता है। तो आप क्या करोगे, आप पहले ऑर्डर और रैंकिंग अच्छे से सीखोगे। जैसे ही आप ऑर्डर और रैंकिंग सीखोगे आपके लिए अल्फाबेट टेस्ट आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसको आसान बनाने वाला टॉपिक पढ़िए। उससे क्या होगा, आपका फायदा होगा। एक तो आप उलझोगे नहीं रीजनिंग में, दूसरी चीज आपके समझ में दूसरा टॉपिक ज्यादा अच्छे से आएगा। देखिए बात करते हैं वेन डायग्राम सिलोगिज्म की। देखिए क्रम मैंने क्लब किया हुआ है, इन सारे मैंने ग्रुप में मैंने डिवाइड किया हुआ। अब आप इन ग्रुप को कैसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैंने डिवाइड किया है वेन डायग्राम और सिलोगिज्म को। देखिए सबसे बेटर ये होगा कि आप सिलोगिज्म पहले पढ़ो, आप सिलोगिज्म पहले पढ़ो, वेन डायग्राम बाद में पढ़ो। अच्छा क्यों? रीजन इसका ये है कि आप अगर सिलोगिज्म पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, वेन डायग्राम पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं। आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं कि कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर आप पहले वेन डायग्राम पढ़ते हो, तो आपको सिलोगिज्म पढ़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। आप वेन डायग्राम के बाद अगर सिलोगिज्म पढ़ोगे तो काफी सारी चीजें आपको नई सीखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप सिलोगिज्म पहले पढ़ लेते हो तो आपको वेन डायग्राम में सिर्फ क्वेश्चंस का फॉर्मेट देखना है। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक को लेके, इस चैप्टर को लेके, वेन डायग्राम से रिलेटेड, वो अंडरस्टैंडिंग तब तक आपके अंदर आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन और पजल। देखिए इसमें ऐसा आप कर सकते हो कि आप पहले तो डायरेक्शन एंड, अच्छा ऐसा क्यों क्लब करके रखा है मैंने। देखिए पजल्स कैसे आती हैं, देखिए पजल या तो ब्लड रिलेशन वाली भी पजल आती हैं
और प्लड और साथ ही साथ पजल्स में कई आपने देखा होगा लेफ्ट और राइट, ये चीजें क्लियर होना काफी जरूरी है, डायरेक्शंस क्लियर होने काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप डायरेक्शन एंड सेंस पढ़ लोगे, आप ब्लड रिलेशन पढ़ लोगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग आपने पहले पढ़ ही रखा है, तो आपके लिए पजल काफी आसान हो जाती है। पजल बनाना आपके लिए उतना कठिन नहीं होता जितना आप पहले आपने स्टार्ट किया डायरेक्ट सीधे पजल। ठीक है, रीजनिंग में तो पहली बात सबसे पहले पजल कभी स्टार्ट करना ही नहीं है। रीजनिंग में पजल ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद पजल्स आपको बनानी है। इसके बाद बचा डाटा सफिशिएंसी। देखिए डाटा सफिशिएंसी में रीजनिंग के क्वेश्चंस जो रहते हैं डाटा सफिशिएंसी में, उसमें कई सारे चैप्टर आ जाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नहीं है, इसके अंदर कई सारे टॉपिक आ जाएंगे, कई सारे चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। और उसमें एक डाटा दो डाटा मिसिंग रहेगा और आपसे पूछेगा कि बताइए डाटा सफिशिएंट है या नहीं। तो डाटा सफिशिएंसी आप एकदम आखिरी में करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आप क्लब करके पढ़ोगे रीजनिंग को, तो इतने सारे जो चैप्टर होते हैं 30-40 चैप्टर की, मतलब देख के ही पागल हो जाते हैं कई लोग। तो जब आप कई सारे जब चैप्टर्स इस तरह से क्लब कर दोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एक प्रॉपर वे होना चाहिए, एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए पढ़ने का। उससे क्या होगा कि आपके लिए चैप्टर्स आसान बनते हैं। और दूसरी बात जो मैंने कही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो आप उसके पहले कोई ऐसा चैप्टर पढ़ चुके हो जो आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने में आपकी हेल्प कर रहा हो। जैसे मैंने कहा कि आप अगर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो, आपने ऑलरेडी अल्फाबेट्स के बारे में काफी पढ़ चुका है, आपने कोडिंग डिकोडिंग देख ली, आपने अल्फाबेट सीरीज देख ली, तो आपके लिए ऐसे ऐसे चैप्टर आसान होते जाएंगे। आपने ऑर्डर एंड रैंकिंग सीख ली, आपके लिए अल्फाबेट टेस्ट आसान हो जाएगा। आपने सिलोगिज्म पढ़ लिया, आपके लिए वेन डायग्राम आसान हो जाएगा। आपने डायरेक्शन सेंस आपको अच्छे से आता है, ब्लड रिलेशन, बाकी की रीजनिंग आपको अच्छे से आती है, आपके लिए पजल्स आसान होगी। तो ये एक तरीका होता है, ये एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो जो कोई भी स्टार्ट कर रहा है रीजनिंग या रीजनिंग, अच्छा कुछ लोग तो खिलाड़ी होते हैं, 30-40 चैप्टर होते हैं, कुछ लोग जो लोग काफी टाइम से पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर उठा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ये उनके लिए है जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जो अभी उतना जिनको नॉलेज नहीं है कि कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कई सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि ये अरे ये क्वेश्चंस तो इस चैप्टर का है, लेकिन वाकई में लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन ये तो कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन होता है एनालॉजी का। कुछ लोगों को क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन लगेगा कि नहीं वो तो कोडिंग डिकोडिंग का है। तो ये जो कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग अप्रोच होगी। तो जब आप ये ही नहीं समझ पाओगे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आप अप्रोच कैसे, आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कैसे करोगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऐसे क्लब करो कुछ कुछ चैप्टर्स को, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और क्लब करके फिर आप एक सीक्वेंस में पढ़ो। इससे आपके लिए सब्जेक्ट आसान हो जाता है। तो ये थी रीजनिंग की बात। बाकी इसके अलावा रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले, या रीजनिंग या मैथ्स स्टार्ट करने से पहले, या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में हमें जानना होता है अच्छे से कि आखिर ये सब्जेक्ट है क्या, किस बारे में है और हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता रखी, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग पढ़ने से पहले हमें और क्या क्या बेसिक चीजें जाननी जरूरी है, जैसे अल्फाबेट्स के जो सीक्वेंस होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है वो हमें दिमाग में कैसे रखना है, याद नहीं करना है, याद तो करना ही नहीं है कभी कोई चीजें। ठीक है, इसके बाद जैसे मैथ्स स्टार्ट करना है आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्टार्ट करना है, तो उसके पहले आपको क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है, बेसिक चीजें, वो भी मैंने बता रखी है। तो वो सारी चीजें देखिए, इसके बाद प्रॉपर अच्छे से एक सीक्वेंस में आप रीजनिंग स्टार्ट करिए, फिर आपके लिए रीजनिंग आसान हो जाएगी। अब इसी तरह मैथ्स में अगर बात करें हम, जो एप्टीट्यूड आप स्टार्ट करते हो, तो उसके पहले हमें कौन कौन सी बेसिक चीजें जाननी जरूरी होती है, उसके भी वीडियोस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। कि जैसे पहले तो मैंने बताया था कि 2 से लेकर 30 तक एटलीस्ट, इससे ज्यादा हो जाए अच्छा है, 2 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर, ठीक है, और आपको क्यूब, ये याद होने चाहिए बाय हार्ट। ठीक है, ये आपके दिल में होने चाहिए। इसके बाद स्क्वायर कैसे करना है, क्यूब कैसे करना है, अच्छा आता सबको है, स्क्वायर कैसे करना है, क्यूब करना कैसे करना है, लेकिन एक ऐसा तरीका जिससे सेकंड्स में, क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन का पार्ट होता है,
और जब आप किसी क्वेश्चन के सिर्फ एक पार्ट में ही ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे तो सोचो वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, और हमारे पास 30 से 40 सेकंड का ही टाइम होता है। तो ये जब आप ट्रिक्स सीख लोगे, जब आप ये मेथड सीख लोगे, देखिए जनरल मेथड मैंने बता रखी है जिससे टाइम भी कम लगे और हमारा वो सारे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि ट्रिक के चक्कर में 2 सेकंड में सॉल्व करने के चक्कर में हम कोई ऐसी मेथड सीख लें जो हर एक जगह एप्लीकेबल हो ही ना, उससे क्या है, उससे अपना ही नुकसान है। तो एक ऐसी मेथड पढ़ें जो सब जगह एप्लीकेबल हो, भले 1 सेकंड ज्यादा लग जाए लेकिन एप्लीकेबल हो सब जगह, क्योंकि एक्यूरेसी, टाइम के साथ साथ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है। तो स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर और इसके बाद क्यूब रूट हो गया, और भी कई सारे, जैसे मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, बड़ी से बड़ी कोई डिजिट आ जाए, बड़ा से बड़ा कोई नंबर आ जाए, उसका मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, ये सारे मेथड्स मैंने बता रखे हैं। स्क्वायर और क्यूब कैसे याद रखना है ये मैंने ये भी बता रखा है। तो ये हो गई मैथ्स की बात। रीजनिंग में भी मैंने बता रखा है कि जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक की जो सीक्वेंसिंग है, ठीक है, सीक्वेंसिंग ऑफ अल्फाबेट एक वीडियो होगा, आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने बता रखा है ए से लेकर जेड तक के जो सीक्वेंस है वो कैसे आपको याद रखना है, बाय हार्ट आपको याद रखना है। इसके बाद अल्फाबेट हो गए, अल्फाबेट के बाद और भी कई सारी बेसिक चीजें हैं जो मैंने बता रखी हैं, तो वो आपको देखना है। और रीजनिंग का जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है, इससे रीजनिंग आपके लिए आसान होने वाली है 100%।